बेंगलुरु के अल अमीन कैंपस में उर्दू ज़बान व अदब के लिहाज से एक सुनहरा दिन। मारूफ शायरा अदीबा मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ के नावल का इजरा मुल्क की मुमताज़ उर्दू अदबी शख्सियात के हाथों शाइस्ता यूसुफ के पहले नावल सदियों का रक्स का इजरा अमल में आया। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान की सदारत में आज बतारीख 28 जनवरी बरोज़ चहारशंबा ये यादगार तकरीब मुनअक़द हुई। शायरी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ ने अब नावल की दुनिया में कदम रखा है और आपका पहला नावल सदियों का रक्स मंजर आम पर आ चुका है। तबसरा निगारों ने इस नावल को एक कीमती फिक्र अंगेज नायाब ख्यालात पर मबनी नावल करार दिया है जो तारीख, तसव्वुफ, इंसानियत, साइंस और टेक्नोलॉजी, यहाँ तक के जदीद टेक्नोलॉजी AI तक के पहलुओं से गुजरता है। इस मौके पर नई दिल्ली से आए जामिया मिलिया इस्लामिया के वजीफे याब प्रोफेसर और मुल्क के मारूफ अफसाना निगार खालिद जावेद ने कहा कि सदियों का रक्स एक इंसान मरकज नावल है। एक खातून नावल निगार ने न मर्द न औरत बल्कि इंसान को मरकज बनाकर एक फिक्र अंगेज नावल तख्लीक किया है। उम्मीद के इस नावल के अदबी दुनिया में खूब चर्चे और तबसरे होंगे। एक और मशहूर शेरी व अदबी शख्सियत अब्दुस समद ने कहा कि सदियों का रक्स एक ऐसा नावल है जो इंसान की अंदरूनी दुनिया के राज को फाश करता है। बेंगलुरु के सीनियर सहाफ़ी मकबूल अहमद सिराज ने अंग्रेज़ी ज़बान में तबसरा पेश करते हुए कहा कि ये नावल पुराने और नए ख्यालात की कशमकश को पेश करता है। ये एक दिलचस्प और एक ग्रेट नावल है। इस तकरीब की रूह रवां मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ ने कहा कि कायनात में हो रही तब्दीली इंसान के अंदर लम्हा ब लम्हा होने वाली तब्दीली ही सदियों का रक्स है। उम्मीद के उनकी इस किताब पर मजीद तबसरे उनकी मेहनत को कामयाब करेंगे। इजलास के सदर अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने खुशी जाहिर की कि मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ ने अपने नावल की रस्म रोनुमाई के लिए अल अमीन कैंपस का इंतखाब किया। उमर इस्माइल खान ने कहा कि उर्दू ज़बान व अदब के लिए अल अमीन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस मौके पर डॉक्टर सईदा बेगम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मारूफ अदीब मिलनसार अतहर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के EC मेंबर इकबाल अहमद बेग ने शुक्रिया की रस्म अदा की। मोहतरमा सबिया जुबैर फरीदा रहमतुल्लाह व दीगर ने शाइस्ता यूसुफ के इस कारनामे पर मुबारकबाद पेश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बहुत ही मौजिज़, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो उर्दू फिक्शन की आज हमारे मुल्क में एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं। उन्होंने हमारे बीच हैं और ख़ुद उनकी शख्सियत और फ़न पर एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है। मैं प्रोफेसर खालिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सदियों के रक्स के बारे में उर्दू में इज़हार खैर अलग है। तो आप देखिए कि जितनी हमारे यहाँ इससे पहले खातून मतलब नावल निगार हैं वो सब बहुत बड़ी, वो इसमें चुगताई हों या कि वो आपकी खदीजा मस्तूर हों या कुर्रतुल ऐन हैदर हों, ये एक जेंडर न्यूट्रल बेस के ऊपर लिखा गया नावल है। इसका जो मरकजी किरदार है, आम तौर से लोग ऐसे देखते हैं ना कि भाई मरकजी किरदार क्या है, तो जो मरकजी किरदार है उसी कैमरामैन का वो एक मेल है, वो एक मर्द किरदार है। उस मर्द किरदार के वसीले ही से और जो ज़ैली किरदार हैं वो वहाँ सामने आते हैं। तो उसकी वजह मैं इसको ये नहीं समझ, मेरा ख्याल ये है कि ये एक न्यूट्रल जेंडर बेस पैदा किया है इन्होंने इसमें। अब ये न्यूट्रल कैसे हो सकता है? ये फीमेल और मेल के बीच की जो डायकोटोमी है, जो बाइनरी अपोजिशन है इसके बीच का, उसको तोड़ दिया इन्होंने। ये बहुत बड़ा काम किया, उसको तोड़ा है, उस पूरी बाइनरी अपोजिशन को तोड़ा है और उन्होंने औरत को और मर्द दोनों को इंसानी जात की हैसियत से देखा है। ना औरत वहाँ कोई ब्यूटी का ऑब्जेक्ट है, ना कहीं वो एक्सप्लॉइटेशन का ऑब्जेक्ट है, कहीं नहीं है, बल्कि वो उसको एक इंसानी जात की तरह से देखा है। और ये बहुत
میرا خیال ہے پہلی بار یا بہت کم یہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی خاتون ناول نگار کے ناول میں اس اینگل سے چیزوں کو دیکھا گیا ہو جہاں ان کا ناول جو ہے وہ انسان مرکز بن جائے. انسان مرکز والی بات تو یہ ہے کہ جگہ جگہ دیکھیے ہر قاری اپنے اپنے دل کی روشنی میں چیزوں کو پڑھتا ہے اور اس طرح سے اس کو پورا حق ہے کہ وہ کیسے انٹرپریٹ کرے گا, اس کو کیا تشریح کرے گا. اور ہر بار اچھی تخلیق یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار پڑھی جائے, اور بار بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ شروع سے پڑھیں. میں تو دوستویفسکی کے ناولوں کو 20 میں سے شروع کر دیتا ہوں, کافکا کی کسی کہانی کو 20 میں سے شروع کر دیتا ہوں, چونکہ بیانیہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ جو ڈسکورس ہے وہ امپورٹنٹ ہے. مکالمے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. مکالمے ہونا چاہیے تو ایسے ہونا چاہیے, ناول میں اور فکشن میں مکالمے ایسے ہونا چاہیے جو کہ وہ جو بیانیہ ہے اس بیانیہ کا پارٹ بن جائیں. اگر مکالمے زیادہ ہوں گے تو پھر تو وہ اسکرپٹ بنے گی, پھر تو وہ اسکرین پلے بنے گا. زیادہ تر جو ہمارے ناول لکھے جا رہے ہیں وہ ایک ایک پیج میں ایک ایک صفحے, مطلب 10 صفحے جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ ڈائلاگ سے بھرے ہوئے ہیں. چونکہ مکالمے لکھنا آسان ہے, پھر بھی وہ تو لکھتے رہتے ہیں لوگ, تھیٹر میں فلموں میں لکھتے ہیں لوگ, اور پیشہ ور لکھنے والے موجود ہو گئے اسکرین پلے. لیکن جو بیانیہ ہوتا ہے, نریشن نہیں بلکہ جو نریٹو ہوتا ہے, اس نریٹو کے اندر ایک پیرا لکھنے میں سانس پھولتی ہے لوگوں کی. ایک پیرا لکھنے میں وہاں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو نریٹو اتنا گھنا اور اتنا کہنا چاہیے کہ ڈینس ہے ان کا ہر جگہ وہ, اور اس میں مکالموں کے ذریعے جو مکالمے اسی نریٹو کا ایک پارٹ بن جاتے ہیں. اس کے ذریعے آپ دیکھیے کہ جو ہیومن فیکٹر کی بات کر رہا تھا, ہیومن اینگل کی بات کر رہا تھا, کچھ لوگ اس کو سائنس فکشن کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں اے آئی کے بارے میں, ڈیجیٹل جو ورلڈ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے بارے میں تمام ڈسکورسز ہیں, بڑے بڑے بیان ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ صوفیوں کا بھی کردار ہے, تو تصوف پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا مطلب ہے, یعنی میٹیریلزم اور اسپرچولیزم کے بیچ کی کوئی ایک اسپیس تلاش کر رہی ہیں. وہ کہاں کھڑی ہوئی ہیں, وہ زیرو لیول پہ کھڑی ہوئی. اس کو بولتے ہیں زیرو سویلائزیشن, زیرو گرائنڈ, نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. ہمارے پاس ڈھیر سے سوالات ہیں اور ان سوالات کے بیچ میں ہم کہیں پھنسے کھڑے ہوئے ہیں. اور میٹیریلزم اور اسپرچولیزم کا جو بنیادی فرق ہے وہ کیسے مٹے گا, اس کی طرف بڑی خوبصورت بحثیں ہیں. آپ دیکھیں گے, میں نے تو اس میں چونکہ وہ PDF پڑھا تھا, تو یہ پیج نمبر 156 پڑھیے کبھی غور سے آپ, تو یہ پوری یوٹوپین پیریڈ کے بارے میں, یہ پیج نمبر 328, پیج نمبر 3 کے میں لکھ کے لایا تھا, جن کا کہ یہاں وقت نہیں ہے, کہ ان پیجز کو آپ دیکھیے. اس میں یوٹوپیا کے بارے میں, ڈسٹوپیا کے بارے میں, تصوف کے بارے میں, اور AI جو ہمارے زمانے میں بہت بڑا چیلنج ہے کہ آدمی ختم ہو جائے گا یا کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی. ابھی مجھ سے کوئی سوال کر رہے تھے لوگ آپ کہ بھئی کیا ہونا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں. اب وہ جو بھی ہونا ہے وہ تو نہیں پتا ہم کو, لیکن ہمارے پاس کچھ کوشچن تو ہیں, اور کوشچن تو ہمیں کرنا ہی ہے. اور کوئی بھی ناول صرف سوالات اٹھا سکتا ہے, وہ ہمیں کوئی اخلاقی نظام جواب دینے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے. جواب دیں گے وہ جن کا کام ہے, مضامین لکھ کے جواب دیجیے, کتاب لکھ کے جواب دیجیے, وہ عالموں کے کام ہیں, دانشوروں کے کام ہیں, رہنماؤں کے کام ہیں. ناول نگار کے پاس تو ایک کیوروسٹی ہے, اور اس کیوروسٹی اور یہ تجسس اس سے ناول لکھواتی ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ میٹریلزم اور یہ اسپرچولیزم کا جو فرق ہے کہ ایک طرف تصوف جو ہے اس میں بھی دیکھیے کہ میٹر سے شروع ہو کے وہ کیسے اسپرٹ میں بدل جاتا ہے. اور الفا بیٹا گاما ریس کی جو بات ہوگی تو الفا ریس تو پتہ چل جاتی ہیں, گاما ریز بھی پتہ چل جاتی ہیں, لیکن بیٹا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹا میں تو بالکل میٹر نہیں ہوتا, اس میں تو ٹوٹل انرجی ہوتی ہے. تو وہ جو کنورسیشن آف دا انرجی کی بات ہے, وہ جو تھرمو ڈائنامکس کی بات ہوتی ہے, وہ کس خوبصورتی سے اس میں آئی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کوئی ناول اردو میں لکھا گیا ہے اس سے پہلے جہاں اتنے ڈسکورسز ہیں. اسی کو ملان کنڈیرا نے تھنکنگ وائس کا نام دیا. اس نے کہا کہ ناول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر, اچھا عام طور سے کوئی گہری بات کیجئے ناول میں تو لوگ کہتے ہیں وہ ان کی یہاں فلسفہ بہت آ جاتا ہے. گویا کہ فلسفہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے, گویا فلسفہ جو ہے وہ انسانوں پہ نہیں, وہ اور کسی کے اوپر مطلب اترتا ہے.
ان کے یہاں وہ جو ہے وہ سائنس بہت آ جاتی ہے. ارے یہ ساری چیزیں ایک الٹیمیٹ حقیقت تک جانے کے لیے، ایک الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچنے کے یہ مختلف راستے ہیں، اور یہ راستے کہیں نہ کہیں جا کے ملتے ہیں. تو ناول، ظاہر ہے کہ ناول میں فلسفہ نہیں ہو سکتا، لیکن ناول میں ایک سوچتی ہوئی آواز ہو سکتی ہے. جس ناول کو میں تھنکنگ وائس والا ناول، کچھ ناول ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہسٹری کی طرف جھکے ہوتے ہیں، کچھ ناول ایسے ہوتے ہیں جو کہ شاعری کی طرف جھکے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کا ناول ہے جو کہ فکر کی طرف جھکا ہوا ہے. مطلب دا ناول بینڈڈ ٹوورڈس دا تھاٹس، تھاٹ پرووکنگ ناول ہے. ناول ختم ہوتا ہے تو آپ کو سوچنے کے لیے بہت کچھ دے کے جاتا ہے. ناول اس طرح ختم نہیں ہوتا ہے کہ اچھا ہیرو ہیروئن مل گئے یا کہ مر گئے دونوں آخر میں، اب ان کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور شادی ہوگی تو آگے کیا ہوگا، تو شادی ہو کے بچے ہوں گے نہیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے. نو، یہ ناول جو ہے یہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. یہ آپ کو ایک ایک صفحے پہ رکنے کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے پڑھو، مجھے غور سے پڑھو. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، پہلی کتاب آپ کو پڑھتی ہے، پھر یہ کتاب آپ کو پڑھنے لگتی ہے، جیسا کہ انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے. تو یہ تھنکنگ وائس کے زمرے میں آنے والا ناول ہے. میں یہی کہوں گا کہ چونکہ یہاں پہ اس ناول کا ابھی اجرا ہوا ہے، اور ابھی تو یہ ناول لوگوں تک جائے گا، لوگ اس پہ پڑھیں گے، تب اس کے اوپر ریویوز آئیں گے. تو یہاں ناول کی سمری بیان کرنا یا ناول کو بالکل کھول کے بیان کر دینا یا اپنے خیالات یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو اس ناول پہ باتیں ہونی ہیں. ابھی تو مجھے بھی اس کو بار بار پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے اس میں ایسے اور ڈائمینشنس ہوں، اس میں ایسے ایلیمنٹ ہوں جو میرے پر بعد میں منکشف ہوں. یہ تو بات کی بات ہے. تو ابھی تو یہ نیا جب ہوتا ہے، کوئی چیز نئی چیز آتی ہے تو اس کے نئے پن کا احترام کرنا چاہیے. تو اس نئے پن کا احترام کرتے ہوئے میں یہیں آپ لوگوں سے میں رک سکتا ہوں. سر خالد جاوید صاحب، انہوں نے بہت ساری اہم اور بصیرت افروز باتیں کہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کا دہرانا مناسب نہیں ہے، وقت بھی کم ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اس ناول کا جھکاؤ فکر کی طرف ہے. اور اس خالد جاوید جیسا فکشن نگار یہ کہتا ہے کہ مجھے اس ناول کو اور کئی بار پڑھنا ہے اور اس کی کئی الگ سی خوبیاں پھر ان پر ظاہر ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ یہ کتنا اہم ناول ہے. ایک اور بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اس ناول میں سماجی حقیقت نگاری کے ساتھ وجودی کیفیات کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور اس صنف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑی لچکدار صنف ہے، اور نئے لکھنے والوں کو اس ناول سے بہت ساری لکھنے کی چیزیں یا کس طرح ناول لکھا جاتا ہے وہ سیکھنے کو ملے گا. اور تصور وقت کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کہیں. جب وہ کہہ رہے تھے کہ وقت کا تصور سبجیکٹیو ہوتا ہے، تو غالب کا مجھے بہت ہی مشہور شعر یاد آ رہا تھا، کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گر عذاب میں. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہمارے بیچ اردو فکشن کی دو اہم شخصیات ہیں. ایک بہت ہی اہم شخصیت پروفیسر خالد جاوید کو ابھی آپ نے سنا، اور دوسری اہم فکشن کی ادبی شخصیت کا نام ہے پروفیسر عبدالصمد، جو بہار سے ان کا تعلق ہے اور آج کل وہ بنگلور میں مقیم ہیں. انہوں نے بھی خالد جاوید صاحب کی طرح پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہے. یہ بھی درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں اور کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں. جس طرح کا ناول ہے یہ، اس ناول کو بار بار ابھی ہم کو ابھی ملی ہے کاپی، تو اب میں اس کو تفصیل سے پڑھوں گا، اور پھر اگر صحت نے اجازت دی اور ذہن نے اجازت دی تو اپنے تاثرات الگ سے پھر جو ہے قلم بند کروں گا. ویسے خالد جاوید نے جتنی باتیں بتا دی ہیں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بار بار دہرائی جائیں گی، اور سب لوگ دہرائیں گے جنہوں نے ناول کو پڑھا ہوگا سنجیدگی سے یا پڑھیں گے. ضرورت نہیں تھی کسی اور آدمی کے بولنے کی، کہنے کی. بہرکیف جدید شاعری کی دنیا میں شائستہ یوسف ایک مستحکم مقام کی مالکہ ہیں. میں انہیں بہت دنوں سے جانتا ہوں، مگر یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے اندر ایک ایسا ذہین ناول نگار چھپا ہوا ہے جس نے ایک ہی جست میں انہیں ایک ممتاز اور یادگار فکشن نگار کی حیثیت سے روشناس کرا دیا. جب سے اس مفروضے پر لوگوں کا یقین قائم ہوا ہے کہ یہ صدی فکشن کی ہے،
تب سے فکشن کی دنیا میں ایک بار سی آئی ہوئی ہے. بے-تحاشا ناول لکھے جا رہے ہیں. اکثر لکھنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ناول لکھ رہے ہیں یا کوئی طویل افسانہ. کبھی طویل افسانے کو خواہ ناول بنانے کی کوشش میں ناول کا ستیہ ناش تو ہوتا ہی ہے، بیچارہ افسانہ بھی دم توڑ دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ اور علم غلط لکھنے کی بنیاد پر اس صدی کی فکشن کو اس صدی کو فکشن کی مان بھی لیا جائے تو کیا یہ ایک ایمانداری کی بات ہوگی؟ کچھ لوگ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے اپنی بنیاد کو چھوڑ کر دوسرے میدان میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. بھلے ان کے منہ کا مزہ بدل جاتا ہو مگر پڑھنے والوں کے منہ کا مزہ ضرور بگڑ جاتا ہے. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے صدیوں کا رقص قدر بے دلی سے پڑھنا شروع کیا تھا، مگر جیسے جیسے ناول پڑھتا گیا حیرت کی دنیاؤں میں گم ہوتا گیا. ناول کو ختم کرنے کے بعد میں بہت دیر تک محسوس کرتا رہا کہ ناول نگار نے مجھے اس دنیا سے اٹھا کر کسی اور دنیا میں پہنچا دیا. وہ دنیا دراصل انہی کے بادیافت ہے. انسان ہمیشہ حیرتوں کی دنیا میں رہتا آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی بے حسی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی. یہ بے حسی کبھی کبھی اس کی نجات کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. انسان ایک دنیا میں نہیں بلکہ دو دنیاؤں میں رہتا آیا ہے. ایک دنیا میں بظاہر وہ رہتا ہے جبکہ دوسری اس کے اندر آباد ہوتی ہے. وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ دراصل کس دنیا کا باشندہ ہے. نیز یہ کہ کون دنیا زیادہ وسیع ہے. سامنے کی دنیا کے رقبے کا پتہ سب کو ہوتا ہے مگر اس کے اندر کی دنیا اتنی وسیع اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ اسے کسی رقبے میں قید نہیں کیا جا سکتا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے سامنے کی دنیا کو تو دیکھ لیتا ہے مگر خود اس کے اندر کی دنیا اس کے لیے ایک راز ہی رہتی ہے. ناول نگار نے اس اندرونی دنیا کے راز کو پا لیا ہے اور نہایت کامیابی کے ساتھ اس کی حقیقت کو نگاہوں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے. صدیوں کا رقص یوں تو چند سو صفحات پر محیط ایک ناول ہے مگر موضوعاتی اعتبار سے اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر ایک نہیں کئی دنیایں سمائی ہوئی ہیں. آج کے انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ در حقیقت کن مسائل سے جھوج رہا ہے. کچھ مسائل جانے انجانے اس نے خود پیدا کیے ہیں مگر زیادہ مسائل وہ ہیں جن میں جان بوجھ کر اسے پھنسایا گیا ہے. پھنسانے والے اس کی بے بسی بے کسی اور انجانے پن سے نہ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. انسان تو بس جیے جاتا ہے اور مرتے جاتا ہے. ناول نگار نے اپنی ذہانت، علمیت، مشاہدے اور گوناگون تجربات سے ان شفاف حقیقتوں کو روشناس کرانے کی کامیاب کوشش کی ہے. مذہبی جنون، فرقہ پرستی، معاشی الجھاؤ، سیاسی داؤ پیچ، لالچ کی لامحدود دنیا، غربت کے بھیانک اندھیرے، جھوٹ، دھوکے بازی، فریب، بے اعتباری، احساس کی موت، دوست دشمن اپنے پرائے کے فرق کا خاتمہ. سائنس کہتی ہے کہ دنیا ایک لامحدود بھیانک غار میں جا گرے گی جبکہ آج کا انسان اس غار میں کب کا گر چکا ہے اور اسے اس میں سے نکلنے کی اس میں سے نکلنے کی مطلق فکر بھی نہیں ہے. شائستہ یوسف نہ جانے کب سے اس ناول کی بازیافت کھوئی ہوئی تھی. ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی دنیا میں رہ رہی تھی جو ان کے اندر آباد ہے. ان کی تیسری آنکھ اتنی تیز ہے کہ وہ آسانی سے ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کر لیتی ہیں جنہیں ہم اپنی دونوں کھلی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ پاتے. جزیات نگاری کا ایسا کمال کم از کم میری نگاہ سے کم گزرا ہے. انہوں نے ایک ایسی عظیم الشان عمارت تعمیر کی ہے جس کی اینٹ کو جوڑنے میں بہت احتیاط جافشانی سے کام لیا گیا ہے. اس عمارت کی کوئی اینٹ ٹیڑھی دکھائی نہیں دیتی. معمار کو اچھی طرح معلوم تھا کہ عمارت کو عظیم اور یادگار بنانے میں اسے کیا کیا کرنا ہوگا. ایسی عمارت برسوں میں تیار ہوتی ہے اور بہت دیر تک قائم و دائم رہتی ہے. ناول کے ہر باب میں ناول نگار کی محنت آشکارا ہے. احتیاط کا عالم یہ ہے کہ ناول نگار خود کہیں نظر نہیں آتا. وہ اپنے منصب سے بخوبی واقف ہے. اسے خوب معلوم ہے کہ اسے کیا کہنا ہے اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ اسے کیا نہیں کہنا ہے. ہمارے ہاں ناول لکھنے کو کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں سمجھا جاتا ہے. اس قسم کے رسمی قسم کے بجان تھیسس وغیرہ کو پروجیکٹ کرنا ضرور دیا جاتا ہے. ناول لکھنے کے لیے جس قسم کے ریسرچ اور دیدہ ذیلی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ہمارے ہاں کوئی مستحکم روایتی نہیں ہے. کچھ ناول تو دیکھا دیکھی اور مقابلہ آرائی میں لکھے جا رہے ہیں. ایسے میں بہت اچھے ناول کا فقدان فطری ہے. تو رہا یہ ہے کہ ہر ناول نگار کا اصرار ہوتا ہے کہ انہیں بڑا ناول نگار تسلیم بھی کر لیا جائے
اعلیٰ تخلیق ہمیشہ پرسکون ندی کے پانیوں کی طرح بہتی ہے اور بہت فطری انداز میں کنارے کو لگتی ہے. صدیوں کا رقص میں مجھے یہ خصوصیت محسوس ہوئی. اس ناول کے تخلیق کے ذریعے شائستہ یوسف نے فکشن صدی کی لاج رکھ لی ہے. یہ ناول یقیناً اردو کے چند بہترین ناولوں میں شمار کیا جائے گا. اس ناول کے مطالعے سے مجھے حیرت انگیز خوشی ہوئی اور رشک بھی آیا کہ ایسے معیاری ناول لکھنے کا شرف باوجود برسوں قلم گھسٹنے کے میرے حصے میں نہیں آیا. شکریہ. کام کیا ہے کہ انگریزی میں بھی اس ناول کے بارے میں اظہار خیال کیا جائے. جناب مقبول احمد سراج کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ جتنے اچھے صحافی ہیں اتنے ہی اچھے ادیب بھی ہیں. بہت سنجیدہ قاری ہیں, سنجیدہ پارک ہیں, اور جتنی اچھی وہ اردو لکھتے ہیں, یا یوں کہنا چاہیے کہ جتنی اچھی انگریزی وہ لکھتے ہیں, بنیادی طور پر وہ انگریزی کے ہی صحافی ہیں, اتنی ہی اچھی وہ اردو بھی لکھتے ہیں. ایک طویل عرصے تک BBC سے وہ وابستہ رہے ہیں, اور آج کل جو ہمارے شہر کا انگریزی اخبار ہے, سال 2 سال پہلے وہ جاری ہوا ہے, نیوز ٹریل, اس سے جڑے ہوئے ہیں. میں جناب مقبول احمد سراج صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انگریزی میں اس ناول کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں. جناب مقبول احمد سراج. بڑی مسرت کا مقام ہے آج کہ اردو کا ایک ضخیم ناول جناب شائستہ یوسف صاحب کا تحریر کردہ آج ریلیز کیا جا رہا ہے. اس کے اجراء کی رسم ہے جس میں ہم سب لوگ شامل ہیں. شہر بنگلور جو اردو کا بیک واٹرز کہلائے گا, کیونکہ اردو کی جو سرزمین ہے وہ بیسیکلی لاہور, رامپور, دلی اور بھوپال, پٹنہ ایسے مقامات سے منسلک رہی ہے. اور جنوب میں بنگلور کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہاں سے کئی ممتاز شاعر, ادیب, صحافی پیدا ہوئے ہیں. تو اس موقع پر یہ ہمارے لیے بڑی مسرت کا مقام ہے کہ ایک ایسا ناول جو تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے وہ آج یہاں سے اسے جاری کیا جا رہا ہے, اس کا اجرا ہو رہا ہے. اس موقع پر محترمہ شائستہ یوسف, جن کو میں صرف ایک شاعرہ کی حیثیت سے جانتا تھا, آج ان کا یہ ناول یہاں پر ریلیز ہو رہا ہے. انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ وائی شوڈ ناٹ یو پریزنٹ اے اسمال سمری اور اے ریویو. Why should not you review this book for the benefit of those who are less aware of Urdu? So here I present a small review. It will not take more than 6 to 8 minutes for all of you to bear me or suffer me. صدیوں کا رقص, centuries, dance over the centuries or dance across the centuries by Dr. Shaista Yusuf is a unique novel by an author who was till now known only as a poet. It is long since I had given up reading fiction in Urdu. All that I read during my adolescence, during mostly my student's age, was fictionalized history by authors like Naseem Hejazi, Sadiq Sardanwi, Naseem Anhonwi, A.R. Khatun or Razia Bhatt. I accessed Khuratul Ain Haidar or Saadat Hasan Mantu only through their English translated versions. So a wide hiatus exists between what I read at least 4 to 5 decades ago and the current novel by Dr. Shaista. The novel, spanning over nearly 600 pages in Urdu, takes the reader on a voyage of discovery, self-discovery. At its inception, one might feel like getting into a rabbit hole, as one would have studied in Alice in Wonderland. Perhaps this famous story is known to every single person. But it progressively opens new vistas of recognizing self. While in the beginning one may suspect the narrative to be the outcome of trance or hallucination or simple mystery or skiffy, but as one proceeds, the fantastical elements get seamlessly integrated into a predominantly realistic mundane environment.
It can broadly be categorized as magic realism, which operates in our recognizable world where extraordinary events are treated as matter of fact occurrences. The story takes place in a world that mirrors our own, something that happens in our daily life, surrounded by realities of the current age. The chief protagonist of the story, cameraman Ahmad, traverses a wide array of environments such as cave inhabited by a Sufi, intellectual arena invested with library, has camaraderie with a Ajnabi, enters a futuristic city and experiences the changes being speculated for future. Ahmad, despondent about the horrors of the current age, is driven to fascinating images of utopia. But the final chapter makes it amply clear that one need not chase utopia nor dystopia, but should invest his energy in attaining knowledge, ingrained in the very existence of the human race, the like of which still has no substitute in the known universe. The journey through the history has only falsified the claims of utopia as well as spectre of dystopia. Societies that have invested in knowledge have continually traveled towards a better future, from tribalism to monarchy to democracy, have fulfilled the basic necessities of food, clothing, and shelter, and explored space and the wider world of constellation. He may be heading towards the lofty ideal of how to mold the entire global administration into a monolithic whole, whereby each individual will be the citizen of united world. Despondency should have no place in this voyage of discovery. It is only the knowledge and awareness that breeds humility in man. The nature does not test the individual by its facial features, complexion, pecuniary status or penury, intelligence or lack of it, or pleasant nature or rudeness. It tests him as to what energy and qualities he deployed to address the challenges. This is perhaps, I would like to put a novel. The characters negotiate challenges that one faces in a society transitioning from the old to the new, highlights the dilemmas that engage the common folk at every turn of age, and navigates the contradictions between the commandments of the text and the demands of the context. The author refers to logical or ethical dilemmas one confronts at every stage and moment of life, but leaves without passing any judgment. These could be such as फरिश्ते सिर्फ मर्दी क्यों होते हैं? Why angels are always males? गुलाम पहले ज़माने में थे तो अब ड्राइवर और खादिमाएं क्या कहें, इन्हें आप क्या कहेंगे? If there were slaves in the olden age, how should we describe the drivers and maids today? Don't the computer games promote violence? How could they be described as entertainment? Urdu is really flowery, and lingual effulgence lends verbal feast throughout her novel. Meaningful comments here and there appear as if they resonate with our own queries which keep arising in our own minds, thoughts which remain from finding expression. This is how perhaps I can put her novel. It is a great novel and perhaps she needs a lot of cheer. Thank you very much. अब ज़ाहिर है कि हमने दो फिक्शन निगारों को सुना, अब खुद मुसन्निफ़ा से उनके ख़यालात को सुनते हैं। जहाँ तक कर्नाटक में फ़िक्शन का ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, रहे हैं माजी में और अब भी बहुत अच्छे अफसाना निगार लिखने वाले हैं। ख़ास तौर से इकराम बाग और हामिद सोहरावर्दी ने मुल्कगिर सतह पर, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे बर्र-ए-ज़ख़ीर में अफसाना निगारी के हवाले से अपना नाम, अपनी पहचान बनाई है, अपना नाम कमाया है। लेकिन नावल की तरफ बहुत कम तवज्जो हमारी रियासत में दी गई है। हालांकि मुमताज़ शीरीन साहिबा का ताल्लुक़ कर्नाटक से रहा है
लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने भी नावल नहीं लिखा। कुछ लोगों ने नावल लिखे हैं, लेकिन वो उस तरह के नावल नहीं है कि उस पर संजीदगी से गुफ्तगू की जाए या अदबी हलकों में उसका जिक्र तादेर होता रहे। ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार हमारी रियासत से एक ऐसा नावल मंजर आम पर आया है जिस पर, जैसा कि खालिद जावेद साहब ने कहा, कि अब आगे बहुत देर तक बातें होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि नावल जेंडर बेस्ड नहीं है, लेकिन मुसन्निफ़ा ज़रूर जेंडर बेस्ड है, जो अपनी निस्वानी शायरी के लिए पूरे बरसग़ीर में जानी पहचानी जाती हैं। अब शायरी के बाद फ़िक्शन की दुनिया में भी उन्होंने कदम रखा है। दो बेहतरीन फ़िक्शन शख्सियात ने फ़िक्शन की दुनिया में उनका इस्तकबाल किया है और हम भी सब उनका इस्तकबाल करते हैं, और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने नावल के बारे में ज़ाहिर ख्याल करें। उमर इस्माइल साहब और मशहूर फिक्शन निगार खालिद जावेद साहब, अब्दुल समद साहब, इकबाल अहमद बेग साहब, असलम साहब और नियाज साहब, और सबसे बढ़कर बुलंदशहर अतहर साहब, और मेरे सामने बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन जो उर्दू अदब से बेहद मोहब्बत रखते हैं, और हर एक में अपना एक नाम है और अपना एक मुकाम है। मैं तमाम का इस्तकबाल करते हुए अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। नावल निगारी क्या है, मैंने ये सोच समझ कर कभी कोई काम नहीं किया। अलबत्ता मैंने अच्छे नावलों को पढ़ा और सोचा कि काश मैं भी एक नावल लिख सकूं। 8 साल पहले कलम उठाया था, लेकिन हर बार जुमले लिखे, सोचा कि इस प्लॉट को मैं किस तरह से लिखूं, और फिर खामोशी से रख दिया। उसके बाद कई बरस लगे, मैं लिखती गई, लेकिन एक बार जब मैंने शुरू किया तो उस बाब को ख़त्म करके ही दम दिया। पर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, क्या हम उसका हिस्सा हैं या फिर हम अपने अंदर ही एक अपनी दुनिया बसाए रखते हैं। मुझे बहुत बेचैनी होती थी कि दर्द कहाँ से होता है, कैसे होता है, हम किसको देखते हैं, इस ज़मीन को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, हम क्यों पैदा हुए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। इतनी जो फ़लसफ़ा पढ़ा था कि वो फ़लसफ़ा वाकई हमारे अंदर मौजूद है, या हम फ़लसफ़े को समझ सकते हैं, हम ज्योग्राफी को समझ सकते हैं, साइंस को समझ सकते हैं, मगर मुझे जवाब किसी में नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा कि ज़बान में और अपने अल्फाज में, अपने ख़यालात में जो गूंज होती है, मेरी ज़बान से मुझे जो मोहब्बत है, उसने मुझे सब कुछ सिखाया कि मैं किस तरह से लिखती चली जाऊं। और मेरे दोस्तों ने मुझे, मैं ये कहूँगी कि मेरे साथ रहे। सबसे पहले जब मैंने लिखा तो हलीमा साहिबा यहाँ बैठी हुई है, मैं इनकी सरगोशियों की कर्जदार हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं इसका कर्ज कब अदा करूँगी। जब भी कोई बाब लिखती थी तो इनके कान को कहती थी कि ज़रा सा सुन लो कि मैंने क्या लिखा है, हो सकता है कि मैं बहुत कुछ गलत कह रही हूँ। तो उनकी हिम्मत अफजाई ने मुझे और ज़रा आगे बढ़ाया कि मैं आगे लिखूँ, और आगे मैं इसी तरह कई लोगों ने, जब मुझे किताबत की मुश्किल आती थी तो महमूद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहती थी कि मुझे टाइप करना नहीं आता है, तो मैं जो कुछ कहूँगी थोड़ा सा टाइप करके तो मुझे भेजिए ताकि मैं देख सकूँ कि मैंने क्या लिखा है। तो बाद में सब कुछ मैंने सीखा कि उर्दू टाइपिंग को भी कैसे करूँ और कैसे लिखूँ। तो ये जो बातें मुझे समद साहब ने कही, जो बातें खालिद जावेद साहब ने कही, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं और मेरी बात कह रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि मेरी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, शायद उन अल्फाज की कर रहे हैं और उन चीज़ों की, उन ख़यालात की कर रहे हैं। वो ख़यालात मेरे अपने नहीं हैं, शायद मेरे DNA में शामिल हैं। सदियों से जो लोग लिखते चले आए हैं, उनकी आवाज़ें, उनकी गूंज, उनकी मोहब्बतें, उनकी बातें मेरे जहन में गूंज रही है। और अब भी मुझे लगता है कि मेरा जहन तिश्ना है, मेरा तख़य्युल जाने कैसा काम करता है, एक लम्हे में यहाँ रहता है और एक लम्हे में कहीं चला जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि स्टेज पे मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या ये लोग अब उठकर चले जाएंगे तो हमें याद रखेंगे?
मैंने कहा कि नहीं, मुझे याद रखें या न रखें, शायद अल्फाज उनके जहनों में रह जाएं, इसीलिए ये गुजारिश करती हूँ कि एक बार नावल ज़रूर पढ़ें। तो अगर आप तमाम लोग मेरे साथ हो जाएं तो मुझे महसूस होगा कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई है। मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये दरबार है, दरबार अभी खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा। लेकिन जब खुदा का तस्वुर आता है तो सोचती हूँ कि उसने जब दुनिया बनाई तो कायनात भी वही है, वक्त भी वही है, वो सितारे भी वही हैं, फिर क्या क्या तब्दील होते रहता है। तो जो तब्दीली होती रहती है वो हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन कायनात में भी तोड़फोड़ मची हुई है, कायनात में भी तब्दीली हो रही है। तो हमारे अंदर भी जो लम्हा ब लम्हा तब्दीली होती रहती है वो सारी सदियों का अक्स है, इतना ही मैं समझती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके बारे में सही राय दें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ आए। बहुत शुक्रिया उमर साहब का जो उन्होंने मेरे नावल के लिए मुकाम दिया। बहुत शुक्रिया इकबाल अहमद बेग साहब का। बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का जो मेरे लिए यहाँ आए, आजम साहब का, और तमाम ऐसे लोगों का जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं तमाम का शुक्र। सलमा सनम साहब आई हुई हैं, फरीदा साहब आई हुई हैं, तमाम नावल निगार हैं, मंजू साहब हैं, बहुत अमजद साहब है, बहुत ही लोग हैं। कई नाम ऐसे हैं मैं जिनको जानती हूँ, जिनको पहचानती हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरी नावल के बाद मेरी कोई शनाख्त बने और आप लोग मेरे साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा। आपने कहा कि इस नावल के बाद हो सकता है आपकी शनाख्त बने। आपकी तो अदबी दुनिया में पहले से अच्छी खासी शनाख्त है बहैसियत शायर, और आपके 3 शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं। महमूद अयाज के बारे में एक नस्र में किताब है, तो ये आपकी 5वीं किताब है। इसके अलावा आपने कन्नड़ के जो वचन हैं उसका भी उर्दू में तर्जुमा किया है। ये जो जलसा है इसकी नवैयत थोड़ी सी अलग है। इसका सारा जो है क्रेडिट हमारे उमर इस्माइल खान साहब को जाता है, क्योंकि इसमें कॉलेज के तलबा तालिबात के साथ साथ बेंगलोर की अहम अदबी शख्सियात भी शामिल हैं। बहुत सलीके से आपने इस जलसे का एहतमाम किया। मैं हम सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले कि उन्हें सदारती तकरीर के लिए जहमत दूँ, मोहतरमा सबिया ज़ुबैर साहिबा गुलदस्ता मोहब्बत पेश करना चाहती हैं शाइस्ता सिप को। बराए करम तशरीफ़ लाएँ और जल्द से जल्द हम उस कार्रवाई से निपट लें ताकि ज़ोहर एक बात पेश करना चाहती हूँ। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा वैसे तो बड़े सगीर की एक मुमताज़ शायरा हैं, संजीदा फ़िक्री शऊर की अदीबा हैं, और अब आपका नाम नावल निगारों की फहरिस्त में भी शामिल हो गया है, और इसके लिए हम सब आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। ताहा यासीन व ताला तबारक, ताहा यासीन व ताला तबारक, मुबारक बाशद व बाशद मुबारक। डॉक्टर शाइस्ता, ये नावल जो है मुझे परसों ही मिला, और मैंने शाइस्ता साहिबा से मुझे मैंने मंगवाया उनसे। और मैं जैसे कि प्रोफेसर अंजुम जावेद साहब ने कहा कि वो दरमियान में से कई किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, नावल पढ़ते हैं, बिल्कुल मेरी भी आदत ऐसी है। मैंने सोचा कि मैं इसको दरमियान से पढ़ना शुरू करूं, लेकिन जब दरमियान के सफ़ात खोले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ जा रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है। बहरहाल 2 दिन में मैं सिर्फ 148 सफ़ात इसके पढ़ सकी, और मुझे ये महसूस हुआ कि ये नावल महज एक नावल ही नहीं है, बल्कि वक्त, तारीख़ और इंसानी शऊर के सफ़र का एक अलामती पेशकश है। इसमें माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है। और माजी, हाल और मुस्तकबिल अगर आप इस नावल के सरवट को देखें तो माजी, हाल और मुस्तकबिल की सुइयाँ जो है रक्स करती हुई, तख्लीकी रक्स करती हुई मुझे नज़र आई। तो बहुत ही खूबसूरत सा नावल है ये, आप भी ज़रूर इसे पढ़िएगा। और मुझे ये भी एहसास हुआ कि इस नावल को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि हम कहाँ से आए थे, हम कहाँ खड़े हैं और हम किस समत जा रहे हैं, ये मालूम नहीं। तो बहरहाल इस शेर पर मैं अपनी तकदीर ख़त्म करूँगी कि इसमें तारीख़ है, वक्त है, और जैसे कि मैंने कहा कि फ़िक्री शऊर की अलामती पेशकश मुझे नज़र आई।
तो ये दौर भी देखा है, तारीख इसमें यहाँ पर अपने आप को दोहरा रही है। और मैं यही कहूँगी कि तारीख जब दोहराती है तो तारीख के साथ साथ किरदार भी बदलते हैं, और किरदार भी मुझे जो है अपने रवैये बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरा नॉवेल पढ़ूंगी। तो ये दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये दौर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई जो है। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद शाइस्ता यूसुफ साहिबा। बहुत सारी तफसीली मकबूल अहमद सिराज साहब ने बहुत ही उम्दा अंदाज में अंग्रेजी में इसके बारे में बताया, खालिद अंजुम जावेद साहब ने बताया, और फिर जनाब अब्दुल समद साहब ने बहुत ही अच्छा इसका तबसरा जो है बताया। अब आइंदा जब आप भी पढ़ेंगी तो आप भी महसूस कीजिएगा कि ये नावल कहाँ जा रहा है, आपको क्या सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद वसल्ली अला रसूल करीम। ये हमारी खुशनसीबी है कि इतना अच्छा प्रोग्राम इस कैंपस में हो रहा है। 2 दिन पहले ये रिपब्लिक डे के लिए ये पूरा स्टेज बनाया गया था। तो हमारे इस 2 कैंपस में 8 इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसमें लॉ कॉलेज, आगे तो लॉ कॉलेज है, तकरीबन 1000 बच्चे लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। फार्मेसी कॉलेज में 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, और BBA BCA डिग्री वगैरह वगैरह कॉलेज के सब बच्चे बड़ा अच्छा रिपब्लिक डे पार्टिसिपेट प्रोग्राम किए, इसलिए कि हमको बताना है कि हम सेक्युलर हैं, पेट्रियाटिक हैं, और हमारे ऊपर जो नज़र है लोगों की, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे पेट्रियाटिज्म दिखाना पड़ता है। सब पेट्रियाटिक हैं लेकिन ज़्यादा दिखाना पड़ रहा है। तो ये मिलिट्री के लोग बुलाते हैं, डिफेंस से मैं लोग बुलाता हूँ एज चीफ गेस्ट, ताकि उनके लोगों में जाके बताएं कि अलमीन इदारा है, मुस्लिम इदारा है, और यहाँ यहाँ के बच्चे जो है आज जैसा दूसरे इदारों में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तरफ से हम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो ये इसी का कैंपस है, इसी का जो है ये शेड वगैरह इसीलिए बनाया गया था। तो आज ये बुक की जो है यहाँ बहुत मुझे खुशी हुई कि मैडम जो है इस जगह जो ये करना पसंद करे, कहीं भी और कर सकते थे, हमारी खुशनसीबी है। और मेरे एक दिल में ख्वाहिश हमेशा है कि बड़े लोग, आप जैसे लोग, स्कॉलर्स यहाँ आते रहें और बच्चों को बात करें, और बच्चों को आप लोगों का जो है एक कांटेक्ट हो। कि अक्सर ऐसा नहीं होता, बच्चे आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर से चले जाते हैं, और आप जैसे लोग जो काबिल हैं, स्कॉलर्स हैं, उनसे मुकाबला, यानी उनसे ताल्लुक़ कभी नहीं होता, मुलाकात कभी नहीं होती। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऐसे ओकेजन में आप लोग सब हैं। तो हमारे बहुत से लोग जो फर्स्ट रो सेकेंड रो बैठे हैं, इन्हें बहुत फेमस हैं, मेरे वालिद के ज़माने के लोग हैं, सब जो यहाँ बैठे हैं, और यहाँ स्टेज पे जो भी हैं, तो बहुत खुशी हुई है। और जो यहाँ आते हैं, और जो भी हमारे न्यूज़पेपर से आए हैं, मीडिया से आए हैं, और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सब लोग यहाँ हैं। बहुत अच्छा मजमा जमा है। और लोग आते तो और अच्छा लगता, ये और ज़्यादा आते हैं, आप जितने आए उसे डबल आते तो और भी अच्छा होता। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कोई उर्दू प्रोग्राम हो तो यहीं पे करें, जो भी आप लोग करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ जमें। तो यहाँ जो है हमारे डॉक्टर सलाउद्दीन साहब हैं, प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी कॉलेज, हमारे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हमारा कॉलेज फार्मेसी कॉलेज नंबर 2 सेकेंड पोजीशन में है। अब तकरीबन 13-14 रैंक्स लाई हैं पिछले साल में हमारे फार्मेसी कॉलेज। इसमें एम फार्मा है, फार्म डी है, डी फार्मा है। हम फिलोमिना हॉस्पिटल में एक हमारे जगह हमने सेंटर लिया है। जो हमारे बच्चे जो फार्म डी पढ़ते हैं, 6 इयर्स का कोर्स है, 3 इयर्स यहाँ पढ़ते हैं, 3 इयर्स फार्मेसी कॉलेज में फिलोमिना हॉस्पिटल में वहाँ पढ़ते हैं, वही कैंपस में। और हर जो भी डॉक्टर्स जाते हैं उनके साथ जाते हैं। जो डॉक्टर ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो सर्टिफाई करते हैं कि ये स्टूडेंट, ये पेशेंट के लिए ये ड्रग सेफ है, तब वो डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन फाइनल होता है। तो ये डॉक्टर सलाउद्दीन साहब हमारे गो टू मैन है। जो भी अलमीन में प्रोग्राम है, इज ऑलवेज रेडी, हर चीज़ के वास्ते, एकेडमिक्स रो, स्पोर्ट्स रो, कुछ भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, हर चीज़ के लिए रेडी है इनके लिए। और दूसरे हमारे गो टू पर्सन अगेन हमारे कैंपस में सायरा मैडम यहाँ हैं, ये HOD हैं BBA के। और जो भी काम एंटायर कैंपस में अगर सबसे पॉपुलर टीचर हैं तो ये हैं। हर बच्चा जो है इनको जानता है कि कोई भी कैंपस में काम हो तो मैं इन्हीं के यहाँ से कराता हूँ। तो आज भी हालांकि HOD हैं, बट हमेशा फुल टाइम वहीं पे खड़े हैं, खड़ के पूरा काम किए हैं। तो ऐसे लोग हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारा काम आसान होता है, हम कम सकते हैं। तो सलाउद्दीन साहब, सायरा मैडम, आपका बहुत शुक्र है। डॉक्टर सईदा बेगम मैडम, जो हमारे वालिद साहब इनके पीछे पढ़ा को जो है इनको PhD कराएं। अब जो है टुमकुर जाते थे, मैसूर जाते, तो यहाँ से अलमीन से गाड़ी जाती, टुमकुर यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी के गाइड थे, ताकि उनकी PhD हो जाए। तो ये भी हमारे अलमीन के बड़े एसेट हैं। मोहम्मद नयाज साहब हमारे EC मेंबर हैं,
माशाल्लाह वो तबीयत ठीक नहीं फिर भी हमारे साथ आगे हैं। इकबाल बेग साहब जो हमारे EC मेंबर हैं, आलमीन के ट्रेजरर रह चुके हैं, तो ये सब लोग हैं जमे हैं, तो हम सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्टाफ और जो स्टूडेंट्स, आधे स्टूडेंट्स जो है नींद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग आए, बहुत शुक्रिया। आप लोग आग बैठे, डिसिप्लिन से बैठे, जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल रऊफ साहब जुनूबी न्यूज़ के हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं अलमीन के, फ़ौरन यहाँ पहुँच जाते हैं और जो है हमारा जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटी अलमीन में हो रही है, लोगों तक पहुँचाते हैं, तो आपका भी शुक्र है रऊफ साहब। तो जो है आज अच्छा रिव्यू हुआ, जो बुक का रिव्यू हो रहा था तो मैं और से सुन रहा था, मकबूल अहमद सिराज साहब इंग्लिश में जो रिव्यू करे बुक बड़ा अच्छा लगा, और जो भी खालिद जावेद साहब अपना भी अंदाज़ जो था, जो इतनी डिटेल में बुक पढ़े और जो आपकी सोच है, आप जिस अंदाज से बुक समझे और जो आप समझाए बड़ा अच्छा लगा। तो जो भी है आप लोग सब बहुत खुशी हुई, आप लोग सब जो है इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम हो तो अलमीन में हम तैयार हैं ऐसे प्रोग्राम हमेशा करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपके इस वादे से बड़ी खुशी हुई कि आइंदा भी इस तरह के अदबी प्रोग्राम अलमीन कैंपस में होते रहेंगे। आपसे एक दरख्वास्त है, ये तो बड़े जलसे हो गए, हम जैसे शायर अदीब वगैरह छोटे छोटे अदबी कार्रवाइयाँ सरगर्मियाँ करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कैंपस में ज़रा जगह फ्राहम कीजिए, छोटा सा ऑडिटोरियम जहाँ 30-32 लोग आपस में बैठ के। जी इकबाल साहब से मैं ताउन हासिल करूँगा। जी बड़ी खुशी की बात है। तो अब आखिर में मैं जनाब इकबाल अहमद बेग साहब से, जो अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी से एक तवील अरसे से जुड़े हुए हैं, एक तवील अरसे तक वो इसके खाजिन भी रहे हैं, आजकल वो उस कौंसिल के मुंतखब रुकन हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तमाम मेहमानों का और सामीन का शुक्रिया अदा करें। इकबाल अहमद बेग साहब का रुख्स नावल का इजरा हुआ है, मुझे शुक्रिया अदा करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं सबसे पहले तो जनाब उमर इस्माइल खान साहब का ही शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने इस नावल की इजरा का एहतमाम किया और बहुत ही दिलचस्पी के साथ उन्होंने उसका एहतमाम किया। हम जानते हैं कि अभी कोलार में 3 दिन का उर्दू मेला चला था, तो अपनी बड़ी दिलचस्पी से साथ कोलार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ताल्लुक़ हैं वहाँ के बच्चों को, स्कूल से बच्चों को जमा किया, तो बड़ी उर्दू में दिलचस्पियाँ पैदा की और आप काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आप दिलचस्पी ले रहे हैं और आज इस महफिल में आकर उन्होंने सदारत की और उसका इजरा भी किया। तो फिर एक बार मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह से आगे इस तरह के प्रोग्राम भी इस अलमीन कैंपस में चलते रहें। और हमारे इस मेहमान जो दिल्ली से आए हुए हैं, खालिद साहब, जो न सिर्फ यहाँ पर तशरीफ़ लाए बल्कि इस नावल पर भी उन्होंने तबसरा किया है, वो तबसरा छपा है इस नावल के अंदर, और फिर अब दिल्ली से यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी दावत पर, और यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छा खुतबा पेश किया, हम महसूस हो रहे थे। मैं आपका अपनी जानिब से, अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से आपका बक़ल्ब समीम शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारे अब्दुल समद साहब जो बिहार के हैं, तो उन्होंने भी नावल निगार हैं, जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने भी अच्छी बातें बताई नावल के ताल्लुक़ से, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी अपनी जानिब से और अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात का इजहार किया। फिर मैं जनाब मिलन सर अथर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमने जो ज़िम्मेदारी उनको गुजारिश की थी कि वो आपका इस जलसे का, वो भी एक अदबी शख्सियत हैं, तो कि इससे जो है वो निज़ामत करें, तो आपने हमारी इस दावत को कबूल किया और आप बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर निज़ामत करते रहे। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से और एजुकेशन हमारी सोसाइटी की जानिब से। बहुत से अहबाब हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं कुछ लोग जो मेरे जहन में आ रहे हैं मैं उन सब का भी शुक्रिया तो अदा कर दूँ। हमारे सामने मोहतरमा डॉक्टर प्रोफेसर सबिहा ज़ुबैर साहबा मौजूद हैं, जनाब अब्दुल खालिक साहब बैठे हुए हैं, हमारे शफ़ीउल्लाह साहब बैठे हैं, जो हर अदबी महफिल में जो है हमेशा पेश रहते हैं। हमारे माहिर मंसूर साहब इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, और सलाहुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, सबिहा फ़ातिमा यहाँ पर बैठी हुई हैं। इसी तरह से प्रोफेसर आज़म शाहिद साहब हैं यहाँ पर बैठी हुई, प्रोफेसर डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए और दीगर भी शोरा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। मैं आपका फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ।
यहाँ पर अब हाल ही में हमारे शहर में एक नया अदबी अंजुमन शुरू हुआ है जिसे हिंदुस्तानी उर्दू मंच कहा जाता है। इस वक्त हमारे बेंगलोर में जो है अदबी अंजुमन में एक तरह का जमूद छा गया था, अदबी अंजुमन में कुछ काम नहीं कर रहे थे। ऐसे वक्त में वो आगे बढ़कर एक अंजुमन कायम करते हैं, एक ट्रस्ट कायम करते हैं और बड़े ही अच्छे अंदाज से अपने सेंटर को हाथ पूरे खोल करके जो है ओपन आर्म्स में सबको दावत देते हैं कि आइए आप अदबी महफिलें यहाँ सजाइए। उसके जो है सदर यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए एजाज़ अली जौहर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके जवान साल डायनामिक सेक्रेटरी जनाब एन डी मुल्ला साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो और इसी तरह से उर्दू एकेडमी की मेंबर जो है सईदा अख्तर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मंजू वेंकट साहिबा भी तशरीफ़ रखते हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से जो है हमारे असलम साहब हैं और नयाज साहब हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी कॉलेज आलमीन की तरफ से प्रोफेसर सायरा, डॉक्टर सईदा बेगम साहिबा, प्रोफेसर सलाहुद्दीन साहब, ये तीनों ने मिलकर इस जलसे को, इस महफिल को कामयाब करने की बहुत बहुत कोशिश की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन्होंने भी हमारी दावत पर हमेशा यहाँ पर पहुँच जाते हैं और पूरी तरह से इस प्रोग्राम को कवर करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जिन लोगों का नाम मैंने भूल गया है उनका फर्दन अनीस इब्राहिम साहब मौजूद हैं, हमारे इफ्तिखार साहब जो सालार के एडिटर हैं वो मौजूद हैं, इन तमाम का भी जो है मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से एक बार अलमीन एजुकेशन सोसाइटी का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने इतनी अच्छी महफिल सजाई है, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम अहबाब के लिए लंच का इंतज़ाम किया गया है दूसरे कैंपस में, आप यहाँ से वहाँ तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ का शहकार नावल है, उसकी पजीराई सदियों तक होती रहेगी। जनाब उमर इस्माइल खान साहब, चेयरमैन अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी, आप डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान, फाउंडर अलमीन मूवमेंट के फ़र्जंद अजीज़ हैं, बेशुमार तालीमी इदारों के सरबराह हैं, अलमीन के तालीमी इदारों को बामे उरूज तक पहुँचाने में कोशां हैं। आप अज़्म मुसम्मम और हौसले का पहाड़ हैं। आपकी क़ियादत में 200 से ज़ायद तालीमी इदारे फ़रोग़ पा रहे हैं। मैं इस शेर से आपका इस्तक़बाल करती हूँ। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। मैं ज़ाती तौर पर और अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से आपका खैर मक़दम करती हूँ। इस्लामिया से 2025 में रिटायरमेंट के बाद आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हैदराबाद की नज़र से देखे जाते हैं। आप बेशुमार नावलों के मुसन्निफ़ हैं, जिसमें असलान और कंज़ात, एक खंजर पानी में, एन हैदर अवार्ड भी आपके नाम है। टुमकुर यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टर ऑफ लॉ की सनद से नवाजा है। आप महफिल निसा की भी सदर हैं। शोज के लिए लिखते हैं। आप एक मुखलिस समाजी कारकुन हैं। बेंगलोर और दिल्ली के मुख्तलिफ इदारों में तलबा की रहनुमाई, काउंसलिंग, टैलेंट स्कॉलरशिप के जरिए मदद। इधर के इजाज़ी सेक्रेटरी हैं और मुख्तलिफ तालीमी अदबी इदारों से वाबस्तगी हैं, जिसमें बज़्म उरूज अदब और महफिल निसा काबिल ज़िक्र हैं।
शहर बेंगलुरु से आए हुए तमाम उदबा शोध खैर मकदम। प्रोफेसर खालिद जावेद साहब तो हैं हमारे दरमियान, और अब्दुल समद साहब आने वाले हैं, रास्ते में हैं। का क्या मौजू है? इस बीच प्रोफेसर अब्दुल समद चाहते हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरा ख्याल है कि मुनासिब है कि नावल का इजरा कर दिया जाए। तो मैं अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के सदर और शहनशीन पर मौजूद तमाम मेहमानों से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो नावल का इजरा अंजाम फरमाएं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो उर्दू फिक्शन की आज हमारे मुल्क में एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं। उन्होंने सियासियात में, पॉलिटिकल साइंस में भी किया है, काफ़ी पढ़े लिखे निगार हैं। फ़लसफ़े में एमए किया है और फ़लसफ़े में पीएचडी की है, पीएचडी की है। इससे हमारे नौजवान तालिब इल्मों को अच्छी बात है, सिर्फ डिग्री ना हासिल करें बल्कि वाक़िफ़ पढ़ें। और की कहानियों के 5 मजमूए शायर में वो नावल निगार भी हैं। उनकी 3 नावल्स अब तक शायर भी हैं, जिसमें पहली बार 2022 में उर्दू का एक नावल मुंतखब हुआ और इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा हमारे बहुत ही मारूफ नक्काद और अदीब डॉक्टर शमशुर इनको सरफराज किया गया और उसकी रकम कुछ इतनी ज़्यादा, मेरा ख्याल है 25 लाख। गालिब नसर अवार्ड भी मिला है। बिहार उर्दू एकेडमी ने आपको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया है। और खता कि उन्होंने अंग्रेज़ी में भी एक नावल लिखा है, द जर्नी ऑफ ए बर्निंग बोट। तो मैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल समद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस नावल के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें।